तो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन के लेक्चर 4 की। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक बॉडी जो कि फ्री फॉल करती है उसके लिए किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है और किस तरीके के चेंजेस आते हैं। ओके, तो हमको एक जनरल फॉर्मूला पता होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। एक जनरल फॉर्मूला हमको सबको पता होता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था मोशन में। इज इट क्लियर? लेकिन अगर इसको हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी के टर्म में लेते हैं तो कैसे लेते हैं देखिएगा। पहली इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी के टर्म में लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। यहाँ a को g कहते हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम a को g बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बेटा? a एक्चुअल में क्या है? एक्सेलरेशन। ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन है, लेकिन बॉडी जब फ्री फॉल करती है तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है वो अर्थ की ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे डिनोट करते हैं। तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी का क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है। इसलिए हम यहाँ a की जगह g लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ s का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्टेंस। s का मतलब होता है डिस्टेंस, तो उसकी जगह हम h ले लेते हैं, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है वो एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे आती है, तो उसकी जो डिस्टेंस वो नीचे आएगी उसको हम लोग क्या मान लेंगे बेटा? हाइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ s को क्या लिखते हैं बेटा? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a की जगह जी टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। भाई हमको मालूम है कि s की जगह हमें h लिखना है और a की जगह हमें क्या लिखना है? g लिखना है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे फॉर्मेशन होता है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। स्पेशल केसेस के बारे में देखेंगे कि स्पेशल केसेस में किस तरीके से फॉर्मूला में चेंजेस आते हैं। कह रहा है व्हेन ए बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड अगर वो गिर रही है तो क्या हो रहा है? उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है ना बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां दे या ना दे, तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या ले लेनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन के साइड में गिवन होगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, ठीक है। और ये जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, ये जब ग्राउंड से टच होने वाली होती है, तब इसकी जो वेलोसिटी होती है वो v मैक्स होती है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन जब ये रुकती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है बेटा। तो व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव। आगे व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो हो जाता है निगेटिव। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। निगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन होता है। तो a is taken as negative 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब थ्रोन करोगे वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, तो इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v क्या हो जाएगी बेटा? 0, क्योंकि कितना भी ऊपर फेंकोगे कहीं जाके वो रुकेगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। When body is dropped freely from height, जब उसे ड्रॉप किया जाएगा, तो इस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें, हमें केवल साइन का ध्यान रखना होगा कि ये होता है। तो जब बॉडी को तुम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो तो चेंजेस कैसे आते हैं? तो ये तो था कि जब बॉडी फ्रीली फॉल करेगी, लेकिन जब अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में उसको थ्रो करते हैं तो क्या होता है? g निगेटिव होता है उस टाइम। तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी हम लोग लिख लेते हैं। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो हम लोग लिखते हैं h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है उसके अगेंस्ट बॉडी मोशन कर रही है, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, तो माइनस लगाते हैं।
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये इस तरीके से निगेटिव साइन बन जाता है। जब आप बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो फॉर्मूले प्लस की जगह क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव का साइन आ जाएगा। तो बी केयरफुल, तो आपको हमेशा केयरफुल रहना होगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिएगा, when a ball is thrown vertically upward, इसको ऊपर फेंका जा रहा है, it goes through a distance of 19.6 meter, find the initial velocity of the ball and the time taken to rise to the highest point, acceleration due to gravity is this। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब बेटा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नोट करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, हम उसके डेटा को गिवन देखते हैं क्या है। तो अगर हम सोल्यूशन करने बैठेंगे तो सबसे पहले डेटा देखिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज थ्रू ए डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है कि इतने ऊपर तक गया, तो हाइट कितनी गिवन है बेटा, 19.6 मीटर, दैट इज द हाइट। अब जब ऊपर जा रहा है, मैंने कहा जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो गई बेटा, 0। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड करना है, ठीक है, एंड द टाइम टेकन, टाइम फाइंड करना है। ओके, अब यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें दे दिया है 9.8, g की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले हमें चाहिए u, हमें क्या पता है, हमें h पता है, हमें v पता है, हमें g पता है। क्या हम u निकाल लेंगे, बहुत आराम से पहली इक्वेशन से निकाल लेंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस 18 ये होता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रोन किया जा रहा है, ठीक है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्या हो रहा है बेटा, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो याद रखिएगा आपको यहां क्या लिखना होगा, निगेटिव। तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू या तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू -g लिख के करेंगे, क्यों, और रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं इसको यहां पर निगेटिव का साइन बनाता। ओके, v इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू u और माइनस और g की वैल्यू 9.8 और इंटू t, सॉरी t भी हमको नहीं मालूम है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, सॉरी हम लोग को t भी नहीं मालूम है तो हमें कुछ और फॉर्मूले लगाने होंगे, हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, सॉरी मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो अपने पहला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ भी t आ रहा है, हमें t भी नहीं मालूम है और u भी नहीं मालूम है। थर्ड इक्वेशन कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ पर हमें t जैसी कोई चीज नहीं आ रही, तो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और ऊपर फेंक रहे हैं तो -2gh, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2 इंटू 9.8 और इंटू h 19.6, ये हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिएगा ये 0 का 0 ही रह गया। अब ये जो निगेटिव टर्म है इसको इस साइड लाते हैं, दैट इज टोटली पॉजिटिव। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 19.6 और ये ऑलरेडी 19.6 है इंटू 19.6 इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब हमको u स्क्वायर हटाना है, यहाँ अंडर रूट लगाएंगे तो ये ऑलरेडी क्लियर है, देन इट मींस 19.6 इज u। u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 19.6, यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, u इज इक्वल टू 19.6। अब वेलोसिटी है तो यूनिट लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड, कितने मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। अब हमको क्या निकालना है बेटा, t। अब हमको आगे क्या निकालना है, t। तो हम लोग ध्यान देंगे कि t कैसे निकलेगा। ओके, आगे देखते हैं बेटा। ओके ओके, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें। ओके ओके, ठीक है ठीक है।
तो 19.6। अगला कह रहा है टाइम निकालने के लिए, तो टाइम हम पहली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। आइए पहली इक्वेशन लगाते हैं और टाइम निकालते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस 80। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी आ गई 19.6। अब यहाँ g हमारा ऊपर जा रहा है तो इसको हम निगेटिव लिखेंगे -9.8 और इंटू 3। ठीक है, इस 9.8 को इधर कर दो, दैट इज पॉजिटिव 9.8। p इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 19.6 अपॉन 9.8। इसको जब आप कैंसल आउट करोगे तो ये 2 टाइम्स में इसके कैंसल आउट हो जाएगा। तो टाइम कितना आ गया बेटा 2 सेकंड। टाइम कितना आ गया बेटा 2 सेकंड। तो इस तरीके से बेटा आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बेस के क्वेश्चन है, आपको बेसिक कैलकुलेशंस करनी है। आप बेसिक कैलकुलेशंस करके ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। तब तक कह रहा है ए क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। इस बार बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, तो पहले तो आप इसकी डिटेल्स नोट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी डिटेल नोट कर लेते हैं। डिटेल्स में क्या कह रहा है, ए क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। हाइट कितना है बेटा 20 मीटर। कैलकुलेट, अब ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पर g दिया है आपको 10, यहां पर आपको g कितना लेना है 10, और नीचे गिर रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट इज हिट द ग्राउंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, v पूछ रहा है। तो आइए v निकालते हैं। v इज इक्वल टू, अब देखिए आपको t तो पता नहीं है, h का फार्मूला, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा u स्क्वायर प्लस 2gh, ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे और v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। u स्क्वायर मतलब 0 प्लस 2 इंटू g की वैल्यू कितनी बेटा 10 और प्लस h की वैल्यू कितनी बेटा 20। तो ये 20 हो गया और 20 इंटू 20 कितना हो गया बेटा 400। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इसको अंडर रूट में डालेंगे तो दैट इज बिकम 20। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो एक वेलोसिटी आई, एक जब उस बॉडी जो बॉल थी वो ग्राउंड को हिट करने वाली थी, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ गई, दैट इज a। अब b वाला सेक्शन क्या कह रहा है, b वाला सेक्शन कह रहा है कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू द हाइट। टाइम निकालना है तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 लिखो और t निकाल लो। 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 यानी कि 10 इंटू टी। तो जब हमने 10 इंटू टी किया तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 20 इज इक्वल टू 10t, यानी कि t इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, कैंसल आउट हो गया, देन t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो इस तरीके से हमारी t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 सेकंड आ गई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए और सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन के में क्या क्या डेटा है। कुछ डेटा हिडन भी होते हैं। अब जैसे यहाँ इनिशियल वेलोसिटी के लिए कोई बात नहीं की गई है, लेकिन हमको मालूम है जब ये लैंग्वेज बोल रहा है ड्रॉप, ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया गया, देन वेयर इज द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। हमें इन डेटास पे ध्यान देना होगा कि हमें किस तरीके से इन डेटास को मिस नहीं करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की, तो आपके क्वेश्चंस में एक परफेक्शन आएगा और आपसे गलतियां कम होंगी बेटा। वरना मैक्सिमम बच्चे इन डेटास को समझ नहीं पाते, डेटा सही से नोट डाउन नहीं होता है, गलत सॉल्व करके आते हैं और नंबर कटते हैं। ओके बेटा, आइए आगे देखते हैं। आगे बात कर रहा है बेटा मास। मास क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए किसी भी मैटर के लिए जो कंटेनिंग अमाउंट होता है सबस्टेंस का, उसी को हम लोग बोलते हैं मास। एक्चुअल में जो मास होता है बॉडी का, वो बॉडी जितने अमाउंट ऑफ मटेरियल से मिलकर बनी होती है, उसको कंटेन, उसने जितना मटेरियल कंटेन किया उसी को हम लोग बोलते हैं मास। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अभी इनर्शिया क्या है ये मैं समझाऊंगा। इट इज द मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है उससे आप मास कहते हैं। इट्स रिमेन इन द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ये कभी चेंज नहीं होता, यानी कि रिमेन सेम, देन इट मींस टू से रिमेन सेम कहने का मतलब क्या हो गया,
कि ये कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, और मास ही है जो बॉडी के इनर्शिया के बारे में बताता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में। ओके, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा, मास जितना कम इनर्शिया उतना कम। ठीक है, और मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता, कैन नेवर बी चेंज। मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, साथ ही साथ नेवर बी जीरो, किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर वो बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसके पास कोई ना कोई मास होगा, उस बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके बेटा, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो होती है किलोग्राम, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि मास में मैग्नीट्यूड तो होता है बट इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है, और जब बात अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की आप कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन को नहीं लिख सकते बेटा। ओके, सो दैट्स व्हाई मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड देयर यूनिट इज किलोग्राम। तो आपको नॉर्मली मास को लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं 25, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द यूनिट किलोग्राम। इसकी कुछ छोटी यूनिट ग्राम, कुछ बड़ी यूनिट टन, क्विंटल, ये सब भी होती है। तो हमें इन चीजों को हमेशा तैयार रखना चाहिए कन्वर्जन को। वेट क्या होता है बेटा? किसी भी बॉडी का जो वेट होता है बेटा वो एक्चुअल में उस बॉडी के थ्रू एक अट्रैक्शन फोर्स का अट्रैक्शन फोर्स होता है, उस बॉडी का और अर्थ के बीच का एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो कह रहा है वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर कितना अट्रैक्शन फोर्स लगाती है और उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग ऑब्जेक्ट का क्या बोल देते हैं? वेट बोल देते हैं। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, छोटा ऑब्जेक्ट है तो कम अट्रैक्शन फोर्स होगा तो उसका वेट भी कम होगा। लेकिन क्या हर बड़े ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा? नहीं, ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो उसकी डेंसिटी कितनी है, ज्यादा भारी है कि ज्यादा हल्का है। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा इट इज न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि वेट टुवर्ड्स द अर्थ की डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि उस पर जो फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, वो टुवर्ड्स द अर्थ की डायरेक्शन में रहता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे कह रहा है द वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास, 1 किलोग्राम का अगर मास है तो उसका वेट कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब वेट जो होता है किसी भी बॉडी का वो मास इनटू जी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द वेट। तो भाई किसी अगर 1 किलोग्राम की कोई बॉडी है इसमें g से मल्टीप्लाई करो दैट इज 9.8, तो उसका वेट आ जाएगा। तो वेट कितना आ गया? 9.8 न्यूटन। तो वही यहां पर कह रहा है कि the weight of 1 kg of mass is 9.8 Newton. Whatever be the weight of the body on the surface of the earth, its weight becomes zero when it is taken to the center of the earth. बॉडी का वेट सेंटर पर जीरो हो जाता है। क्यों होता है वो आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है बेटा, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है द वेट, सॉरी ये द लिखा है यहाँ गलती से ही हो गया। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है अर्थ पे और मून पे, तो इन दोनों के कंपैरिजन में एक रेशियो आता है 1/6 का। यानी कि अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी केजी का है तो उसका 1/6 उसका वेट मून पर हो जाएगा। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर 60 केजी का है तो वहां पर जाके वो 10 केजी का हो जाएगा, सॉरी 10 न्यूटन का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में यहाँ 1/6 का चेंज आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। इसको कैलकुलेट करने से पहले हमने यहाँ कुछ डेटा लिख लिया कि जो अर्थ का मास होता है बेटा, मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम द मास ऑफ द मून। ठीक है, अभी मैं इसको लिखूंगा एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज द 4 टाइम्स ऑफ द मून। तो कह रहा है मास ऑफ अर्थ is equal to 100 times to the mass of moon. ठीक है, and the radius of earth is equal to 4 times the radius of moon. ये हमने नोट कर लिया। तो हमको मालूम है इन दोनों के बीच में अब हमको क्या निकालना है? वेट का चेंजेस निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले फोर्स निकाल लेते हैं।
तो फोर्स इज इक्वल टू वेट, वही आएगा। देखते हैं कितना आ रहा है फोर्स G। ठीक है, तो पहले मैं इस पे देखता हूं अर्थ पे, तो अर्थ पे कितना आ गया me अपॉन ऑब्जेक्ट का मान लीजिए कुछ भी होगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका m मास आ अपॉन RT, ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, इसको लेते हैं मून पे लेते हैं। क्या लेते हैं, मून पे। अब हम इसी में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे तो मून के रिस्पेक्ट में वैल्यूज पुट करते हैं। तो हम यहाँ पुट करते हैं G और रिस्पेक्ट में पुट करते हैं me, मतलब 100 G इंटू 100 मास ऑफ मून इंटू m, इसका मास तो सेम होगा अपॉन 4Rm, और ये स्क्वायर होता है, इसकी जगह 4Rm और वो भी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। F इज इक्वल टू G इंटू 100 मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 4 टू द 8 स्क्वायर। ठीक है, F इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, इसको उससे कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो देखता हूँ कितना आ रहा है। इससे काट कैंसिल किए 4 टू द, और ये हमारा हो गया 25। कितना आ गया बेटा, 25 आ गया। तो दैट इज G 25, ओके, दैट इज 25 m इंटू m अपॉन 2Rm स्क्वायर। ठीक है, अब हमको वेट देखना है, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम जगह से क्या कर लेते हैं, g का रेशियो ही तो निकालना है कि कितना मास में कितना अंतर आता है। तो हमें g का रेशियो भी निकालना होगा, तो एक्सेलरेशन g, सॉरी एक मिनट, ओके, यहाँ कुछ मैंने मिस किया है क्या आप लोगों को? ओके, एक मिनट, जस्ट मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, एक्चुअल में बेटा मैंने एक कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। मैंने कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ की है, मुझे जब 4 का स्क्वायर करना था तो मैंने इसको 8 लिख दिया है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है। तो मैं इसको फिर से आपको सॉल्व कर देता हूँ, किस तरीके से आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे देखिएगा। इसको इरेज करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ, G इंटू 100 mm इंटू स्मॉल m अपॉन 416 Rm। अब ये देखिएगा, ये जो फोर्स आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, ये फोर्स किसके लिए आ रहा है, ये फोर्स है अर्थ के लिए। किसके लिए, अर्थ के लिए। और किसके रिस्पेक्ट में, मून के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से वेट। तो हम लोग यहाँ वेट लिख सकते हैं, सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑन द अर्थ या वेट ऑन द मून, हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब देखिएगा हम इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं, यानी कि वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू G इंटू m अपॉन Rm इंटू 100/16। तो ये जो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा बेटा, भाई F, ये जो फोर्स हम निकाल लेते हैं ये अर्थ के लिए निकाल लेते हैं, यानी कि WE वेट ऑफ ऑन द अर्थ, वेट का मतलब फोर्स। और यहाँ जो ये फॉर्मूला आएगा ये किसके लिए आ रहा है बेटा, देखिए यहाँ पे हर जगह मून की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा फोर्स बाय द मून। तो यानी कि फोर्स बाय द अर्थ इज इक्वल टू फोर्स बाय द मून, और इंटू 100/16। इसको कैंसल आउट किया हम लोगों ने, कितने टाइम्स में जाएगा, 4 जा 16, भाई कितना जाएगा, 4 जा 16 और 4 25 जा, ये आ जाएगा। फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ओके सॉरी, ये स्क्वायर है 1/6 100, ओके ठीक है। और जब हम इसको कैंसल आउट करते हैं तो देन इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1/6 आता है, एकदम परफेक्ट नहीं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1/6।
तो अब देखिएगा हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑन द मून और इनटू 6, तो ये 6 इधर जाता है, यानी कि वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। इस तरीके से बेटा हम कैलकुलेट करते हैं, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना होगा कैलकुलेशन करते टाइम। ओके, तो बेटा आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे इस चैप्टर पे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। हाँ, लास्ट वाले डेरिवेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो थोड़ा सा आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करिए कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो। इसको अल्टरनेट वे भी है कि आप पहले मून का लेके फिर अर्थ का लेके फिर दोनों का रेशियो निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास अल्टरनेट मेथड्स बहुत सारे होते हैं, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। बट आपको प्रेफर वही करना है जो आपकी स्कूल में आपको ज्यादा गाइड किया जाता है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स खुद से कंपैरिजन नहीं करना चाहते किसी का। इसलिए बेटा आपके स्कूल सिलेबस में जिस तरीके से आपको चीजें समझाई जा रही हैं आप उसको जरूर फॉलो करिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेटा। ओके, बाय बाय बेटा।